नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शर्मा। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम चैप्टर 1 का अध्ययन कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 का में हम जो भूमि वाला भाग है उसका भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 का दूसरा भाग जो लेकर आया हूं आपके लिए वो है मृदा। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। मृदा क्या होती है? तो सभी जानते हैं मृदा मिट्टी, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की जो पतली परत है उस पतली परत को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। और मृदा का जो मृदा से ये जो होती है ये भूमि की निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब यह होता है टूटना। और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। एक बात विद्यार्थी और ध्यान रखना कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर आप अंडरलाइन करते हुए जाना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि सबसे पहले जो होती है जनक चट्टानें, ये सबसे नीचे होती है। जनक चट्टानें का मतलब मैं कहूँ यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि मृदा निर्माण, कि मृदा निर्माण में छोटी छोटी चट्टानें होती है, काफ़ी सहायक होती है। उसके बाद चट्टानों का जो अपक्षय होता है, मतलब चट्टानी पदार्थों में टूट जाती है। उसके बाद जो ये बालू है गाद कले के साथ उपमृदा, मतलब इसको कहते हैं उपमृदा, जो बीच वाला भाग है ये। और उसके बाद में होमुस और वनस्पति के साथ क्या होता है? उपरी मृदा बनाई जाती है। होमुस का मतलब होता है एक तरह से उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले। मैंने यहाँ लिख भी दिया आपको, ह्यूमस का मतलब उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाले। चलिए थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि अपक्षय क्या होता है। मैंने आपको बताया टूटना। तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत मतलब लगातार शैलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। चलिए विद्यार्थी, थोड़ा सा एक फैक्ट है, ध्यान रखना कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में क्या है? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे बात करते हैं। ये चार्ट है, एक आप ध्यान रखना कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो है जनकशैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। कहने का मतलब ये सारे जो है जनकशैल, मतलब जो चट्टानी होती है, आपको बताया था जनक चट्टानी मतलब मृदा के नीचे वाले जो हिस्से में होती है, उनका रंग कैसा है, गठन कैसा है, गुणधर्म कैसा है। इसके बाद में उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यहाँ उच्चावच का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो भूमि होती है वो कितने प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए एक तो होते हैं पठारी भाग होता है, एक पर्वतीय भाग होता है और एक मैदानी भाग होता है। तो जाहिर सी बात है मैदानी जो भूमि होगी वो अच्छी होगी, वहाँ फसल अच्छी होगी, ढालों वाली पर नहीं होगी, और जो पर्वतीय वहाँ भी नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये उच्चावच के आधार पर इसको 3 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, पठारी भूमि और पर्वतीय और एक आपके मैदानी या समतल। इसके अलावा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव होमोस दर के निर्माण को प्रभावित करते हैं। होमोस दर की बात हम कर चुके हैं, मतलब उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले। इसके बाद है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। यहाँ मृदा परिच्छेदिका का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से त्रिआयामी है, जैसे कि मृदा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है उसके आधार पर निश्चित करते हैं। इसके बाद जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और होमोस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये जो सारे जितने भी कारक हैं ये क्या करते हैं? मृदा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना और इसको एक बार कॉपी में नोट भी करना है। चलिए आगे, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा भारत की बात करें कि भारत में मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती है। तो मिट्टियों की मैं थोड़ी देखिए, पहले आप मृदा निर्माण के कारक देख लें एक बार वापस से। वही है, इसमें तो इसको थ्योरी में लिखा है, वहाँ चित्र के माध्यम से बताया है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनकशैल है, मतलब जो मृदा की स्टार्टिंग है, और स्वरूप है, जलवायु के कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठक में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में क्या होती है? अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है समय अलग अलग होता होगा तो ये स्थानों में क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे कि मैं भारत की बात करूं तो भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। ये सब क्या है? मृदाओं के प्रकार है, लेकिन सब क्या है? एक दूसरे से
भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। अब बात करते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि मृदा का निम्नीकरण कैसे किया जाता है और इसका उपाय कैसे क्या करते हैं, मतलब इसको बचा कैसे सकते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए क्या है, दो मुख्य खतरे हैं। कहने के मतलब ये मृदा का अपरदन मतलब कटाव होना और क्षीणता मतलब कमी आना। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। और अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है। वर्षा दोहन है, भूस्खलन। भूस्खलन मतलब ये जो क्रिया होती है लुढ़कने की, इनको कहते हैं भूस्खलन। आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं कि लंबे समय तक भारी वर्षा से क्या होता है, भूस्खलन होता है। कहने का मतलब ये है कि बाढ़ आ गया तो उनसे क्या होगा, भूस्खलन, मतलब लंबे समय से जो भारी वर्षा होती है उसको हम कह सकते हैं भूस्खलन। और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं, एक तो है मल्च बनाना। देखिए मल्च बनाना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। छोटे छोटे दो पेड़ बनाए हैं मैंने यहाँ पर। तो जैसे कि दोनों बीच के, जैसे कि पौधों के बीच अनावर्ती भूमि, जैसे दोनों पेड़ है, इन दोनों के बीच में जो अनावर्ती भूमि है, अनावर्ती मतलब निरंतर भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इनको ढक देंगे तो उससे क्या होगा, मृदा का कटाव नहीं होगा और मृदा की क्या है, आर्द्रता रुकी रहेगी। ये कहलाता है मल्च बनाना। इसके बाद हम बात करते हैं वेदिका फॉर्म, कि चौड़े होते हैं, समतल होते हैं और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। देख लीजिए आप वेदिका फॉर्म कैसे होते हैं। ये वेदिका फॉर्म है, ये बिल्कुल सपाट समतल बने हुए हैं। देखो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से बढ़िया शानदार तरीके से। इसके बाद समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर, मतलब सभी के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करते हैं, मतलब जल को रोकने का काम करते हैं। देखो ये भी रखा है यहाँ पर, ये देखिए आप, समोच्च रेखीय जुताई ऐसी होती है। ये पानी वाला देखो, ये पानी जा रहा है इधर से, ठीक है। ये मिट्टी का कटाव कम होगा इससे, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अब बात करते हैं रक्षक मेखलाएं। नाम से पता चल रहा है कि तटीय प्रदेशों में, तटीय प्रदेश बोले तो जैसे कि जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, समुद्र के जो किनारे वाले होते हैं, द्वीपों के किनारे जो होते हैं, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब वृक्षों को लाइन से लगाया जाता है, पंक्तिबद्ध तरीके से लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। देखिए दिखाई दे रहा है आपको रक्षक मेखला, देखो क्रम से पेड़ लगे हुए हैं, देखो देखो एक के पास एक के पास एक के पास, बिल्कुल पंक्ति से पेड़ लगे हुए हैं सारे के सारे, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए क्या बनाई जाती है, खाइयाँ बनाई जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, खाइयाँ जैसे कि कुएं वगैरह हुआ, तालाब वगैरह, छोटी छोटी जो खाइयाँ होती है वो बनाई जाती है। इसके बाद में है चट्टान बांध, कि यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा को क्षति, मतलब मृदा को हानि होने से रोकते हैं, मतलब मृदा को हानि नहीं हो, किसी प्रकार की क्षति नहीं, उनके लिए चट्टान बांध बनाए जाते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। मतलब अलग अलग समय पर, कहने का मतलब ये है कि मृदा को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है और अलग अलग समय में, जैसे कि वर्षा में अलग लगा दी, शीत में अलग लगा दी, ग्रीष्म काल में अलग लगा दी, तो अलग अलग समय में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ जल को लेकर, तो थोड़ा जल के बारे में हम जान लें थोड़ा सा। कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किमी वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किमी वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से, जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था मैंने आपको, संसाधन वाला चैप्टर, उसमें आपको बता चुका हूँ कि नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। तो आप चैप्टर नंबर वाला वीडियो देखें, वहाँ इसको आराम से समझें। अब है भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी की मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, इस छोटा सा चित्र बना देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, ये आपको दिखाई दे बना रहा हूँ मैं, ये छोटी सी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर जो
अगर मैं ये इस प्रकार से 4 हिस्से पृथ्वी के कर रहा हूँ, तो इसमें जो 3/4 भाग है, एक भाग छोड़ दो कोई सा भी, जैसे मान लीजिए 3 भाग है, ये 3/4 भाग है, ये जल से ढके हुए हैं। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये 3 भाग जल से ढके हुए हैं, एक भाग पे पृथ्वी है, फिर भी हमारे यहाँ जल की कमी क्यों है? तो विद्यार्थियों, ये जल है जो महासागरों का है। कहने का मतलब ये है, ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 1% जल ही पीने योग्य होता है। चलिए, तो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ, इसलिए जल को क्या कहते हैं? इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। आपको पता है कि महासागर कितने हैं हमारे? वर्तमान में 4 है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल क्या है? लवणीय। लवणीय मतलब खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जाहिर सी बात है, खारा पानी होगा तो हमारे लिए काम में नहीं आएगा, उस पानी को हम पी नहीं सकते हैं। लवण जल केवल 2.7% ही है, जिसमें मतलब खारेपन की मात्रा नहीं होती। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों मतलब बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर केवल, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कि 1% लवण जल उपलब्ध है। यहाँ ये ध्यान रखना, लवण मतलब पीने योग्य है, कि मानव के लिए केवल 1% जल ही क्या है? पीने योग्य है और वह मानव उपभोग के लिए क्या है? उपयुक्त है। ये भौम जल मतलब भौम स्तर नीचे नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ लिखा भी है, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। कितना? 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि मानव के लिए जो वर्तमान में है वो सिर्फ 1% जल ही क्या है? लवण है। लवण मतलब पीने योग्य है। आगे बात करते हैं, यहाँ एक सारणी भी दी हुई है कि मानव कितना उपयोग करता है। तो आपको सिर्फ इस सारणी में ये याद रखना है कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर का उपयोग करता है। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि पीने में कितना करता है, खाने में कितना है, नहाने में कितना है, फ्लशिंग में कितना है, ये आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो 1% जो हमारे जल है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ही मूल्यवान है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि भूमि है, जल है, वनस्पति है, वायु है, ये सब क्या है? पृथ्वी के मतलब प्राकृतिक के दिए हुए निःशुल्क उपहार है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर क्या है? गतिशील होता है। कौन? जल। जैसा कि आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्यों? जैसे कि वाष्पीकरण से वाष्पीकरण हुआ तो फिर वर्षण और फिर वहाँ की प्रक्रियाओं, वहाँ नलिकाओं द्वारा, और महासागरों, वायु, भूमि और पुनः सागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में करता है। जैसे कि कृषि में करेगा, उद्योगों के लिए करेगा, बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में करेगा। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, भोजन है, नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण है और बेहतर होता जीवन स्तर है। ये भी थोड़ा देख लें आप। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में, अगर आपने कभी नाम सुना हो, सौराष्ट्र गुजरात में है, जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका मतलब होता है छोटा कस्बा होता है, पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब वहाँ पानी की इतनी कमी है, उनको पानी भी खरीदना पड़ता है। जल उपलब्ध की समस्याएं। अब क्या क्या समस्याएं होती है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये समस्याएं हैं, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यह देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है
जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है उसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण मतलब प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब यह है कि इन जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, मतलब इनको बचाया कैसे जाए। तो आप सब जानते हैं कि आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। ये पहले भी आया था कि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित, आंशिक रूप से शोषित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक मतलब प्रदूषण है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण, अजैव मतलब जिनमें जीव की मात्रा नहीं पाई जाती है, मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, मतलब धीरे करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से क्या करना चाहिए, पक्का करना चाहिए, ताकि जल का रिसाव नहीं हो सके। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। आपने देखा हो फुहारे से लगे होते हैं, एक जैसे लगा भी देखो, आप इस डायग्राम में देखो तो ये क्या करता है, पाइप में से लगा रहता है और चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है। और अधिक प्रभावी विधि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत प्रयोगी है, बहुत उपयोगी है। आपने कभी नाम सुना होगा ड्रिप तंत्र का, जैसे कि जो अपने कान में दवाई डालते हैं ना, ड्रॉप सी होती है छोटी सी, उसी प्रकार से एक ड्रॉप जैसा होता है, उसमें से धीरे 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 पानी, जैसे माली देखा होगा आपने, वो पीछे लगा लेता है उसको पीठ के ऊपर, वो पानी पाइप के द्वारा प्रयोग करता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका जल तक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए, वो लेकर आऊँगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। आप आराम से अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। फिर भी कोई आपको दिक्कत आई हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। क्योंकि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बात नहीं बताई जा सकती है, वीडियो लंबा हो जाता है, जिससे आपको भी दिक्कत होती है देखने में और हमें भी दिक्कत होती है। थैंक यू विद्यार्थियों।